हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ लिए थे। उसके बाद अब हमें इसे आगे कुछ देखना है। हम न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आगे के टॉपिक, हम न्यूटन सेकेंड लॉ से कुछ इम्पल्स के फॉर्मूले बनाना चाहते हैं। तो वहाँ से हम इम्पल्स को समझते हैं। चलो पहले सेकेंड लॉ से शुरू करते हैं। तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या थे? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम थे, जिसमें कांस्टेंट जब के आया था, जब के आता है तो वो तो 1 हो जाता है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। इसको और भी डिटेल में कहें तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टी को T2 माइनस T1 आसानी से कह सकते हैं, टी को T2 माइनस T1 कह सकते हैं। ठीक है भाई, T2 माइनस T1 कह दिया हमने, ठीक। तो P2 माइनस P1 हो गया T2 माइनस T1। इसका मतलब है कि T1 टाइम पे मोमेंटम P1 है और कुछ देर बाद T2 टाइम पे मोमेंटम P2 है। ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, ठीक। इसे आपको समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो अभी लिख लो, P1 इनिशियल मोमेंटम एंड P2 फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? पढ़ा चुके, मास इनटू वेलोसिटी, ये फोर्स है। चलो भाई, ये फोर्स के आगे एक तो ये चीज़ें हमने पढ़ा था। अब चलो थोड़ा क्रॉस कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो F T2 माइनस T1 इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक। तो देखने को ये मिल रहा है कि कोई फोर्स, कोई कांस्टेंट फोर्स अगर कुछ देर तक लगे तो उस पे मोमेंटम की चेंज आएगी। ये बात तो नॉर्मल है, ठीक है भाई। फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन होती है तो चेंज इन वेलोसिटी होती है, और चेंज इन वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ये फोर्स जब कांस्टेंट लगे तब, वेरिएबल फोर्स जब लगेगा टाइम के साथ तो वो हम आगे की क्लास में जानते हैं। तो वेरिएबल फोर्स जब लगते हैं तो भी मोमेंटम चेंज होगा। तो अभी कांस्टेंट फोर्स है। फिर मैंने सोचा, अरे अगर ये टाइम बहुत कम हो, ये तो टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक, एक मिनट भी हो सकते हैं, 1 आवर भी हो सकते हैं। 1 आवर तक किसी चीज़ पे फोर्स लगे जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे टाइम। अब मान लो कोई लार्ज फोर्स, मान लेता हूँ लार्ज फोर्स, ये T2 माइनस T1 बहुत कम हो, वेरी स्मॉल। इफ अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए, तो लार्ज मोमेंटम में चेंज आ जाती है। मोमेंटम में चेंज लार्ज आ जाती है। जब फोर्स लार्ज हो, टाइम बहुत कम हो, तो ये मोमेंटम में लार्ज चेंज आ जाती है। जैसे कि देखो ना, फोर्स लग गए 100 न्यूटन ही, टाइम हो गया 0.01 का, तो ये कितने हो गए मोमेंटम? इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1, हाँ 1 हो गए, 1 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये 1 जो है P2 माइनस P1 का वैल्यू आया, यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड, P2 माइनस P1, यानी मोमेंटम का होता है kg मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से मोमेंटम में चेंज 1 की आएगी। अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगे 0.01 सेकेंड के लिए, 0.01 सेकेंड के लिए, तो मोमेंटम की चेंज आएगी। मोमेंटम की चेंज कितनी आई थी? 1 की मोमेंटम का चेंज आएगा। तो व्हेन a large force acts for very short time, then it changes momentum। जैसे एग्जांपल कर लूँ, जैसे कि हम क्रिकेट में फोर्स लगाते बॉल पे, एकदम थोड़ा सा भी फोर्स लगा देते हैं, एकदम स्लाइड टच कर देते हैं बॉल को, एकदम वो फोर्स लगती है बहुत कम टाइम के लिए। बॉल एंड बैट के बीच बहुत कम टाइम के लिए टच रहता है ना, बहुत कम टाइम के लिए टच रहता है। तो फोर्स लग रही है बहुत कम टाइम के लिए, तो भी उस बॉल की मोमेंटम में चेंज आती है। तो ये चीज़ें होती है इम्पल्स। जब फोर्स लगे बहुत कम टाइम के लिए तो इस फोर्स के कारण उसकी मोमेंटम में चेंज आते हैं, तो उसे वो इम्पल्स कहते हैं। जैसे कि हमें विंडो या डोर खोलना है तो हम 2 प्रोसेस है, आराम से पकड़ के ले जाऊँ, खोलूँ, या नहीं तो एक बार आया झटके लगा दिया और छोड़ दिया तो भी खुलते हैं ना। तो एक झटके वाली फोर्स लगा के भी हम मोमेंटम को चेंज करते हैं, और एक आराम से फोर्स, कांस्टेंट फोर्स कुछ देर तक लगाते रहते तो भी खुलता है। तो झटके वाली फोर्स जब भी लगा देते हैं तब जो होते हैं चेंज इन मोमेंटम, तो उस झटके वाली फोर्स को इम्पल्स कहते हैं। तो मान लो वेन
T2 minus T1 is very small, ये T2 minus T1 very small हो, यानी कि इसको ऐसे कहते हैं डेल्टा टी, जब वेरी स्मॉल हो तो डेल्टा टी कहते हैं, डेल्टा इसका ट्रायंगल जैसा जो है ना उसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा, तो व्हेन T2 minus T1 is very small डेल्टा टी एंड फोर्स लार्ज रखो, एंड फोर्स इज लार्ज, देन F डेल्टा टी P2 minus P1, यानी कि रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, रिजल्ट ये मिल रहा है कि फोर्स जब लगी स्मॉल टाइम के लिए तो हमें मोमेंटम में चेंज मिल रही है, तो इसे कहते हैं इम्पल्स। हेयर F इंटू डेल्टा टी इज कॉल्ड इम्पल्स, F डेल्टा टी को कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को ऐसे कह देता हूँ F डेल्टा टी, फोर्स इंटू स्मॉल टाइम, फोर्स इंटू स्मॉल टाइम, जिस टाइम तक वो फोर्स लगा है, ठीक। तो फोर्स इंटू स्मॉल टाइम को इम्पल्स कहते हैं। ये इम्पल्स हमारे बॉडी में लाता क्या है, किसी भी बॉडी पे अचानक फोर्स लगाता हूँ तो रिजल्ट में मिलता क्या है, रिजल्ट में उसकी मोमेंटम में चेंज मिलता है, वेलोसिटी बदल जाती है ना उसकी, रुकी हुई थी जैसे फुटबॉल रखी हुई है, एक किक लगाया तो उसकी क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, जीरो से एकदम ज़्यादा हो गया। तो जब भी हम इम्पल्स झटके वाली फोर्स लगाते हैं तो हमें मिलता क्या है रिजल्ट में, P2 minus P1। So when we apply impulse, then it results change in momentum. So when we apply impulse, then it results change in momentum, change in मोमेंटम। इसके रिजल्ट में मुझे क्या मिलता है, चेंज इन मोमेंटम मिलता है, ठीक, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हाँ, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या कहेंगे, ये इधर की चीज़ें हैं, ये इधर की चीज़ें। SI यूनिट ऑफ इम्पल्स, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, देखो तो इम्पल्स क्या है, फोर्स इंटू टाइम है ना, तो न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड, न्यूटन माइनस सेकेंड नहीं है, न्यूटन इंटू सेकेंड है, न्यूटन बीच में डैश है, न्यूटन इंटू सेकेंड वो न्यूटन सेकेंड, यानी इसको क्या लिखेंगे NS, ठीक है, एन से न्यूटन, ऐसे सेकेंड, तो ऐसा यूनिट ये हो गए, ठीक। तो ये थे हमारे इम्पल्स, ठीक है। अगर ये टाइम स्मॉल नहीं है, आराम से फोर्स कंटिन्यूसली लगे जा रहे हैं, तो वो इम्पल्स नहीं है, क्योंकि इम्पल्स तो है जो कुछ ही मोमेंट के लिए लगे, कोई फोर्स कुछ ही मोमेंट के लिए झटके की तरह, जैसे कोई आया अचानक पीछे से एक थप्पड़ लगा दिया, तो उस टाइम में जो झटका लगता है वो इम्पल्स है। तो ठीक, इसे नोट करो। हाँ, तो चलो अब न्यूटन सेकेंड लॉ से एक कॉन्सेप्ट सीख लिए, किसका, तो इम्पल्स का। सेकेंड लॉ से शुरू करिए थे ना, तो इम्पल्स का एक टर्म मिल गया। अब देखो, हमने पढ़ा था बैलेंस अनबैलेंस फोर्स पढ़े थे, दैट फोर्स, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इज अनबैलेंस फोर्स एंड द फोर्स विच डज नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इज बैलेंस फोर्स। नहीं प्रोड्यूस करा तो बैलेंस, प्रोड्यूस करा तो अनबैलेंस। ठीक है भाई, अब हमें फोर्स के फॉर्मूले भी है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगाऊं और देखूं कि उसकी एक्सीलरेशन कितनी होती है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को करने हैं। लेट अस सपोज दिस बी अ बॉडी, अ फोर्स 2 Newton acts to this direction and 4 Newton acts to this direction, and बीच में ये लग रहे हैं 3 Newton in this direction 6 Newton this direction 8 Newton, 5 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 इधर की तरफ, 3 इधर की तरफ, 4 इधर की तरफ, 6 इधर, 7 इधर। एरो से देखा करो कि राइट की तरफ कितनी है। ठीक, तो मास मान लो इसकी 2 kg है, तो एक्सीलरेशन इसकी निकालना है कि नहीं है। बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में होना चाहिए या नहीं है, तो ठीक वो भी दिखाना है कि भाई नहीं है, 2 kg के मास है, तो बताना है कि एक्सीलरेशन कितनी होगी इसकी।
तो ऐसे केसेस में हमने पढ़ा था एक बार हमने समझा इसको कि भाई लेफ्ट की तरफ देखो कितनी फोर्स, राइट की तरफ देखो कितनी फोर्स, लेफ्ट राइट दोनों ऐड करो, फिर देखो कि किधर ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा है उधर वाले फोर्स कितने ज़्यादा है और दैट फोर्स इक्वल टू एम ए कर देना है, जो पहले हमने नहीं सीखा था। एम ए पता ही नहीं था कि फोर्स बराबर एम ए होता है, तो अब पता चला ना सेकेंड लॉ से। तो नेट फोर्स जो आएगी ना जिस डायरेक्शन में, दैट इज एम इंटू ए कर दूंगा। चलो भाई, राइट की तरफ फोर्स, राइट साइड फोर्स कितने, राइट साइड फोर्स यानी इधर की तरफ, जो एरो इधर की तरफ जा रहे हैं वो राइट की तरफ हो गए, यानी 8 जा रहे हैं इधर, तो 8 इधर कौन जा रहे हैं, 2 भी जा रहे हैं, और कोई जा रहे हैं 4 भी जा रहे हैं, और कोई नहीं जा रहे हैं, तो कितने हो गए 14 न्यूटन। चलो लेफ्ट की तरफ देख लो जरा, लेफ्ट साइड फोर्स, तो लेफ्ट साइड फोर्स कितने हैं, लेफ्ट की तरफ देखो तो इधर 3 है, इधर देखो तो 6 है, बाकी तो कोई है ही नहीं, तो 3 + 6 मीन्स 9 न्यूटन। समझ में? तो 9 न्यूटन हो गए लेफ्ट, राइट हो गए 14। अरे वाह, तो ये तो राइट की तरफ ज़्यादा हो गए। सो नेट फोर्स, इसी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, इसी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। कितने हो गए, ज़्यादा वाला माइनस कम वाला, तो लार्जर माइनस स्मॉलर, दिस इज 5 न्यूटन। किधर, तो जिधर ज़्यादा था, ज़्यादा किधर था, राइट की तरफ, तो ये इतने न्यूटन ज़्यादा है टुवर्ड्स राइट की तरफ, यानी कि ये एक्सेलरेट किधर करेगा, राइट की तरफ, क्योंकि ज़्यादा फोर्स तो राइट है। तो फोर्स बराबर एम ए जो लिखते हैं ना, एफ बराबर एम ए, उसमें एफ नेट ही होता है, एफ नेट होता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे फोर्स दिख रहे हैं ना, कौन सी एफ बराबर एम ए करूँगा, कोई भी फोर्स एफ बराबर एम ए नहीं करना है। आप सबको देखो कितने किधर लग रहे हैं, फिर नेट फोर्स निकालो। ये फोर्स नेट वाले होते हैं, एक ही बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस अगर लगे तो ये वाली नेट जो होता है ना वो होता है, जिसको रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। तो एफ बराबर एम ए, एम कितने 2, ए तो निकालना है, और एफ कितने होते हैं, एफ 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 5, तो 5 है ना यहाँ पे, 5 बराबर 2a, तो यहाँ से a कितने आ गए 5/2, और ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गए हमारे। तो अब हम समझे कि भाई बहुत सारे फोर्सेस लगे तो नेट कुछ इफेक्ट होता है, तो वो नेट फोर्स निकालते हैं, उसको एम ए करते हैं, और जो चीज़ें अननोन होती है उसे निकाल लेते हैं। तो अभी जो एग्जाम्पल में हमने दिया था वो फोर्स बैलेंस थे या अनबैलेंस थे, गौर से देखो, नेट फोर्स कुछ था, नेट फोर्स कुछ था, नेट फोर्स कुछ है तो एक्सीलरेशन भी कुछ था, जैसे ही फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन भी होगा ही, तो वो अनबैलेंस फोर्स था। ठीक, बैलेंस फोर्स के द्वारा एक्सीलरेशन कभी होगी ही नहीं, वो 0 होगी। ठीक, अब मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई बॉडी रखे हुए हैं, कोई बॉडी एम मास के रखे हुए हैं, एम बराबर 2 kg के रखे हुए हैं, इस पर कोई किसी ने आया फोर्स लगा दिया, कितने न्यूटन की, 10 न्यूटन की फोर्स लगा के छोड़ दिया। जैसे ही फोर्स लगाया तो उसकी क्या हो गई, एक्सीलरेशन तो आ गई होगी, एक्सीलरेशन आ गई। शुरुआत में क्या था ये, शुरुआत में ये तो कोई आया और 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही फोर्स लगा तो एक्सीलरेट कर गया। शुरुआत में ये रुका हुआ था, तो बताना है आफ्टर t = 10 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस। मैं इसी तरीके से सवाल को लिख दिया, कोई बॉडी रखे हुए थे एम मास के जो 2 kg के थे, किसी ने आया उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जो रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट। आफ्टर t = 10 सेकेंड व्हाट विल बी द एस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब बात ये देखना है कि ये फोर्स, सवाल में दो चीज़ें ध्यान से, एक चीज़ ध्यान से देखना है कि ये फोर्स लगा के छोड़ दिया या लगाते ही रह गया। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि फोर्स लगाते ही रह गया 10 सेकेंड तक, फोर्स 10 सेकेंड तक लगाते ही रह गया। जब तक फोर्स लगाएगा तब तक ही ना इसका एक्सीलरेशन रहेगा, लगा के छोड़ देगा तो इस टाइम में एक्सीलरेशन आएगा, फिर धीरे धीरे वो एक्सीलरेशन गायब होगा ही। तो 10 सेकेंड तक ये फोर्स लगाते रह गया, 10 सेकेंड तक। तो चलो भाई, F बराबर एम ए होता है ना, तो F = एम ए, एक्सीलरेशन निकालना है तो F/m,
एम एफ कितने 10, एम कितने 2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गए। जब ये एच निकालना है, टी दिया है तो ये वाला यूज़ करूँ, पिछले चैप्टर से इसको कनेक्ट करना है तो एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एच निकालना। यू कितने 0, इनिशियली तो 0 थे तो यू इंटू 0 गए, 0 हो गए। हाफ एक्सीलरेशन इज 5 टी स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 कितने हो गए ये 10 10 100 500 250 250 हो गई ये मीटर, यानी 10 सेकेंड तक इस पर अगर फोर्स लगता रहे तो कितनी दूर चली जाएगी 250 मीटर पे चली जाएगी। ठीक है, ठीक। अब मान लो इस 10 सेकेंड के बाद इन्होंने फोर्स लगाना छोड़ दिया। यही सवाल, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, आप समझें उसको। 10 सेकेंड तक लगाया, आफ्टर 10 सेकेंड दिस फोर्स रिमूव्स, ये फोर्स हट गया। जब फोर्स हट गया तो गौर से देखो आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी। इफ सवाल में लगा दूं, इफ आफ्टर 10 सेकेंड 10 न्यूटन फोर्स रिमूव्स, तो जब रिमूव कर गया तो क्या अचानक रुक जाएगी वो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। रुक कैसे जाएगी भाई? फोर्स लगाना छोड़ दूंगा तो भी तो उसके पास वेलोसिटी है, तो भी वो विदाउट एक्सेलरेशन का आगे तो जाएगा ही, विदाउट एक्सेलरेशन का जाएगा। ठीक, तो इफ आफ्टर 10 सेकेंड फोर्स रिमूव्स देन, इतना आप नोट करो, इतना नोट करो, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक, तो इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना। ठीक, इसी क्वेश्चन में मैं आगे के क्वेश्चन को कनेक्ट कर रहा हूँ। इफ आफ्टर 10 सेकेंड फोर्स रिमूव्स देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, हमारे लिए डिस्टेंस भी है। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नेक्स्ट 10, यानी इस 10 के बाद के 10 सेकेंड में कितनी होगी? अभी तक कितनी गई थी 250। ये बात क्लियर है कि इस 10 सेकेंड के बाद फोर्स नहीं लग रहे हैं, यानी आफ्टर दिस 10 सेकेंड एक्सेलरेशन इज 0, आफ्टर दिस 10 सेकेंड एक्सेलरेशन इज 0। सॉल्यूशन में चल रहे हैं, यह क्वेश्चन था। अब इस सॉल्यूशन के नीचे ये पूरी क्वेश्चन हो गए, इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन तक तो होगी, इसके नीचे ये, तो आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड भी कितनी होगी? कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी कुछ तो होगी, u प्लस ए टी। तो 10 सेकेंड के बाद 10 शुरुआत से लेके 10 सेकेंड कुछ तो वेलोसिटी तो होगी ना। u थे 0, एक्सेलरेशन कितने थे 5 इंटू 10, यानी कि उस टाइम में वेलोसिटी थे 50 मीटर पर सेकेंड। उस टाइम में जब फोर्स हट गया, जब फोर्स 10 सेकेंड तक फोर्स लग रहा था तो 10 सेकेंड तक इतना दूर गया और उस जगह पे वेलोसिटी भी तो कुछ होगी ना, तो कितनी? v बराबर u प्लस ए टी। किसी टाइम t के बाद v इक्वल टू u प्लस ए टी होते हैं, तो u प्लस एक्सीलरेशन टाइम 50। अब इसी वेलोसिटी और इसी पोजीशन पे फोर्स को छोड़ दिया, फोर्स हट गया, तो अब इस वेलोसिटी से हो जाएगा। अब उसके पास एक्सीलरेशन है ही नहीं क्योंकि फोर्स नहीं है, इसे याद रखना 250 है। तो आफ्टर 10 सेकेंड एक्सीलरेशन इज 0, उसके नीचे लिख रहा हूं मैं, तो आफ्टर 10 सेकेंड एक्सीलरेशन 0। सो अगला जो s है, अगला जो s है उसको s2 कह देता हूं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगले s2 सेकेंड टाइम का डिस्प्लेसमेंट u कितना? उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी तो 50 है, सेकेंड टाइम के लिए u इमेजिन करो 50 है ना। 10 सेकेंड के बाद के टाइम के लिए जो 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वही तो u है इसके लिए, सेकेंड पोर्शन के लिए। तो u हो गया हमारे 50, ये भी हो गया हमारे u, तो यहाँ पे u जो होगा ना ये 50 यूज़ करूँगा सेकेंड पार्ट के लिए। तो u कितनी देर के लिए करना था? 10 सेकेंड। नेक्स्ट 10 सेकेंड ना, आफ्टर रिमूव्स देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड t, इधर तो एक्सेलरेशन 0 है तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएगी 0। तो s2
100 मीटर, यानी अगले 10 सेकेंड में सिर्फ 100 जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो था नहीं। एक्सीलरेशन न रहता तो वेलोसिटी बढ़ते रहती तो कुछ और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता कि नहीं होता। यहाँ पे ये भी कह सकता था कि फोर्स आफ्टर 10 सेकेंड रिड्यूस कर गया, तो फिर से एक्सीलरेशन कुछ नया निकालता, तो वह वो दूसरा वाला एक्सीलरेशन निकालता कि कितना है, तो वो फिर यहाँ पे डालता, F/m फिर से करता और फिर वो यहाँ पे डालता। लेकिन यहाँ पे तो 4 से हट गया, 0 हो गया एक्सीलरेशन, तो भाई ये तो 0 हो गई, तो ये S2 हो गए। अब सवाल में ये पूछता कि फाइंड टोटल डिस्टेंस, यानी शुरू से लेके लास्ट सेकंड तक, यानी 20 सेकंड में, तो ये और 250 जो पहले आया था वो दोनों ऐड हो जाएगा, ये और 250 पहले वाला। तो इस तरीके से हम फोर्स लगाते रहें और जो पूछना होगा वो पूछते रहेगा, ठीक है। तो इसे समझें और बार बार टॉपिक्स को रिवाइज करना है, नहीं तो हम भूल जाएंगे, ठीक। नोट कर लो इसको।